जी, दो लाइनों के साथ इस सेशन का आगाज करते हैं कि शौक को कभी पाला नहीं जाता, शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने वालों को, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ की इस लेटेस्ट फिजिक्स की क्लास में। तो हम बात कर रहे थे क्लास 12th फिजिक्स में लाइट के बारे में। उसमें बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक हमारा खत्म हो गया था, अपवर्तनांक। तो उसको थोड़ा समझेंगे कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे थोड़ी मजा आए क्लास में। पहला था सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा था सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या था कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, या दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक व पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये थे हमारे निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, खत्म। अब अगर हमारा टॉपिक आता है, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत हमसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहता है, रो भी जाता है कभी कभी, लेकिन हम कभी कभी उसकी बात समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जबकि बहुत अच्छा सा टॉपिक है, खूबसूरत सा, बहुत छोटा सा टॉपिक देखेंगे। देखिए, बस हमारा यही काम है इस चैप्टर में कि बार बार इस तरीके से चतुर्थांश बनाना। हमने पहले माध्यम को विरल मान लिया, दूसरे माध्यम को सघन मान लिया। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया सघन माध्यम। ये हो गया विरल माध्यम। अब जो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है, तो वो कहता है कि प्रकाश किरण जिस दिशा से किसी माध्यम में जाती है, तो वापस उसी माध्यम में चली जाती है। वापस उसी माध्यम में पलटने की क्रिया को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे अब पलटेगा कैसे, हम क्या उसको ऐसे जा रहा है ऐसे पकड़ कर देंगे? प्रकाश की किरण है, उसको ऐसे नहीं पलट सकते हैं। उसको पलटने के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं क्या, देखिए, जैसे एक प्रकाश किरण जा रही है, ये आपतित किरण कहते हैं जिसको हम। आपतित किरण आई है, क्या आई? एक आपतित किरण आई आपतन कोण आई बनाते हुए। ठीक, और ये इधर चली गई, बहुत आराम से जा रही थी अपवर्तन कोण आर बनाते हुए। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब वो कह रहा है कि जिस दिशा से आई थी वह उसी दिशा में पलट जाती है। तो पलटने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हमने एक यहाँ पर इसकी दिशा में एक समतल दर्पण लगा दिया। क्या लगा दिया? एक समतल दर्पण लगा दिया। जब समतल दर्पण लगाया तो ये जो थी, ये प्रकाश किरण वो सीधे जा रही थी, अब वो ऐसे जाने लगी, इससे टकराई और उसका परावर्तन होते हुए वो सीधे चली गई। ऐसे क्या हुआ? अपवर्तन और परावर्तन की क्रिया में कुछ परिभाषा इस तरीके से बनी
कि यदि किसी अपवर्तन और परावर्तन की क्रिया में प्रकाश किरण का वापस उसी माध्यम में चला जाना, वापस उसी दिशा से उसी माध्यम में चले जाना प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। तो क्या किया हमने, यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा दिया। समतल दर्पण लगाने से वो वापस उसी माध्यम में चली गई। यही है हमारे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो उसको देखते हैं, आगे लिखते हैं इसमें। इस सिद्धांत के अनुसार लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार यदि अपवर्तन या परावर्तन की क्रिया के दौरान यदि इस सिद्धांत के अनुसार किसी अपवर्तन और परावर्तन की क्रिया के दौरान यदि प्रकाश किरण की क्रिया के दौरान किरण की दिशा को पलट दिया जाए तो वह पुनः अपने मार्ग को दोहराती है। यही है हमारी प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। क्या है हमारी प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत? अब देखिए, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, ये a, ये b हो गया हमारा, ये इस दिशा से वापस जा रही है। तो माना एक आपतित किरण I, माना अपने आप लिख लीजिएगा, माना एक आपतित किरण I कोण से आपतित होती है और फिर अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन कोण R बनाते हुए सघन माध्यम में चली जाती है। तो स्नेल के नियम से sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू 1 और 2 हो जाता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। यदि बिंदु B पर समतल दर्पण रख दिया जाए तो किरण वापस अपने मार्ग को दोहराती है। पुनः स्नेल के नियम से sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू 2n1। क्यों हो गया 2n1 पता चला? 2n1 इसीलिए हो गया, ये इधर से गई थी और इधर आई थी, तब हमने लिखाया था 1 और 2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब था दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, क्योंकि अब किरण इधर से इधर जा रही है। तो R जो है ये इसका आपतन कोण हो गया और I जो है इसका अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, दोनों की गुणा कर देते हैं, दोनों की गुणा। देखिए यहाँ पर
करते हैं साइन आई फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2 साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर। देखिए क्या हुआ, ये इसका हो गया अब अपवर्तन कोण, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन आर और यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन आई, हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू 1 and 2 इंटू 2n1 हो जाएगा। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, बचा 1 इज इक्वल टू 1 and 2 इंटू 2n1। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 and 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए कमेंट में। हो गया। अब देखिए एक और आता है यहाँ पर, अगर हमने क्या था, ये अगर हम मान लें वायु, ये है हमारी कांच, ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं यदि माध्यम एक वायु और माध्यम 2 कांच है, तो हो जाएगा हमारा एक, देखिए 2 बन गए हमारे पास, 2 बन गए हमारे, एक बन गया 1 and 2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1, एक हो गया 1 and 2 इंटू 1 and 2 बराबर 1 अपॉन 2n1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ANG इंटू GNA इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा आया हमारे पास ANG इज इक्वल टू 1 अपॉन GNA, या GNA इज इक्वल टू 1 अपॉन ANG। इस तरीके से हमारे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यहीं पर समाप्त, खत्म, खल्लास। अब आता है हमारा अपवर्तनांक और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, मतलब कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है उस पर अपवर्तनांक का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके आगे जो हम हाइगेंस, एक हमारा है हाइगेंस का सिद्धांत, तो हाइगेंस में हम वो तरंगदैर्घ्य के बारे में पढ़ते हैं। वहां के न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें उस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें भी मुझे वो क्वेश्चंस की सॉल्व करने के लिए मुझको उस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं वो फॉर्मूला निकलता कैसे है। फॉर्मूला होता है λ2 बराबर λ1 अपॉन n। तो इस फॉर्मूले को कैसे निकालेंगे, तो अगला टॉपिक लगा लीजिए हेडिंग, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर अपवर्तनांक का प्रभाव। हाँ जी, तो अगला हेडिंग लगा लीजिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर अपवर्तनांक का प्रभाव। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर अपवर्तनांक का प्रभाव। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है उस पर अपवर्तनांक का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम जानते हैं। फिर से वही, उससे पहले मैं आपको एक नोट लिख के बता देता हूं कि प्रकाश की जो, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, तीव्रता बदल जाती है, आयाम बदल जाता है, परंतु आवृत्ति और कला अपरिवर्तित रहती हैं, वो परिवर्तित नहीं होती हैं, मतलब वो नहीं बदलती हैं। कुछ इस प्रकार से समझेंगे।
ये हो गया हमारा सघन माध्यम। टू, इसको मान ले 1। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा वायु विरल माध्यम, ये हो गया हमने कांच मान ली सघन माध्यम, ये हो गया हमारा वायु मान लेते हैं हम विरल, यहां पर हम मान लेते हैं कांच सघन। ठीक है, ठीक है। अब जब एक प्रकाश किरण आई, आपतित हुई आपतन कोण आई से, v1 चाल थी उसकी, तरंगदैर्घ्य थी λ1, v1 चाल से λ1 तरंगदैर्घ्य थी। फिर जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में गई तो वो अपवर्तन कोण r से झुकी, v2 चाल से गई कि तरंगदैर्घ्य हो गई λ2, तरंगदैर्घ्य हो गई λ2। यही मैं कह रहा हूं कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, उसकी आयाम बदल जाता है। प्रकाश की चाल बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, आयाम बदल जाता है और तीव्रता बदल जाती है, परंतु आवृत्ति और फेस मतलब की कला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नोट लिख दीजिए, नोट लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल, उसकी चाल, तरंगदैर्घ्य, आयाम व तीव्रता परिवर्तित हो जाती है, परंतु उसकी आवृत्ति और कला मतलब फेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो उसका क्या नहीं बदलता है, तो ज्यादातर ये कला नहीं आता है, आवृत्ति उसमें ऑप्शन दे रखा होता है, तो ऑप्शन आवृत्ति ही करेक्ट होता है। अब आता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर अपवर्तनांक का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, इसको मान लिया हमने x, इसको मान लिया y, a b o। माना एक प्रकाश किरण OA विरल माध्यम में एक प्रकाश किरण आपतन कोण I से आपतित होती है और अपवर्तित होकर सघन माध्यम में OB की दिशा में चली जाती है। तो माध्यम एक में चाल माना प्रकाश किरण की माध्यम एक में चाल v1, तरंगदैर्घ्य λ1, चाल v1 तरंगदैर्घ्य λ1 और आवृत्ति देखिए आवृत्ति को तीन तरीके से दर्शाते हैं, ये और ये। ठीक, अब इसमें से हम प्रयोग इसका करेंगे न्यू लैम्डा म्यू। अब हम इसका प्रयोग करेंगे आवृत्ति
एफ है। हमने क्या बताया कि आयाम तीव्रता परिवर्तित हो जाती है, उसकी आवृत्ति और कला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन v1 इक्वल टू एफ मतलब कि आवृत्ति लैम्डा 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, माना माध्यम 2 के लिए, माना किरण की माध्यम 2 में चाल v2, तरंग दैर्ध्य लैम्डा 2 और आवृत्ति अपरिवर्तित मतलब कि वही समान है, क्योंकि आवृत्ति नहीं बदलती है। तो v2 इज इक्वल टू एफ लैम्डा 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू एफ लैम्डा 1 अपॉन आवृत्ति लैम्डा 2, ये कैंसिल हो गए, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू आ गया लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, लेकिन चूंकि परंतु बट v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू होता है n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू होता है 1n2 होता है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 लिख सकते हैं। इसको हम लिख भी सकते हैं ये भी कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1n2, और मान लेते हैं 1n2 इज इक्वल टू n है, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो लैम्डा 1 बराबर हो जाएगा n अपॉन लैम्डा 2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, या लैम्डा 2 इज इक्वल टू n अपॉन लैम्डा 1। यही है हमारा प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर अपवर्तनांक का प्रभाव, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर अपवर्तनांक का प्रभाव। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू n हुआ, तो लैम्डा 2 हो गई और लैम्डा 1 हो गई, लैम्डा 1 होगी पहली तरंगदैर्ध्य, लैम्डा 2 होगी दूसरी तरंगदैर्ध्य और अपवर्तनांक हो गया। ठीक है, अगर इस पे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, इस पे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, लैम्डा 2 इक्वल टू n अपॉन लैम्डा 1। अब हमारा अगला टॉपिक आता है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। CAL, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरम माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। क्या कहा हमने? हमने कहा कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। ये हो गया हमारा सघन माध्यम। क्या सघन माध्यम? ये हो गया हमारा विरल माध्यम। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह बना वह आपतन कोण होता है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है और क्रांतिक कोण को हम C से प्रोड्यूस करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं।
क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। देखते हैं, लिखिए। क्रांतिक कोण को हम C से प्रदर्शित करते हैं कि लिखिए क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है, वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अब देखिए, हम स्नेल के नियम से अगर लगाएं, स्नेल के नियम से अगर लगाएं हम, तो जैसे अगर हम इसको कांच मान लें और इसको वायु मान लें, तो एक हमको बता देते हैं आपको, कांच और वायु के बीच का जो अंतरापृष्ठ के लिए जो क्रांतिक कोण होता है वो 42 डिग्री होता है, 42 डिग्री होता है। कांच और वायु के अंतरापृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण 42 डिग्री होता है। लिख लीजिए, कांच और वायु के मध्य अंतरापृष्ठ के लिए पर क्रांतिक कोण 42 डिग्री होता है, 42 डिग्री होता है। ठीक, यदि विरल माध्यम को माध्यम 1 और सघन माध्यम को माध्यम 2 मान लें, तो विरल माध्यम को 1, विरल माध्यम को माध्यम 1, सघन माध्यम को माध्यम 2 मान लें, तो स्नेल के नियम से, तो देखो भैया कितना आ रहा है स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, आपतन कोण कहाँ था, ये है सघन माध्यम, इसमें बना आपतन कोण, ये आपतन कोण को हमने C से प्रदर्शित किया, तो साइन C, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। तो इसको हमने 2 और इसको 1 मान लिए अगर, तो ये हो जाएगा हमारा 2n1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब साइन 90 डिग्री, साइन 90 अंश का मान 1, तो साइन C इक्वल टू हो जाएगा 2n1, साइन C इक्वल टू हो जाएगा 2n1। साइन C इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2n1, साइन C क्रांतिक कोण इक्वल टू हो जाएगा 2n1। और अभी अभी ताजा ताजा हमने भी मक्खन किया था क्या, कि 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1, तो 2n1 इक्वल टू 1/1n2, अभी मक्खन हुआ था। तो इस मक्खन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर कि साइन C इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/1n2, और चूंकि हम लिख सकते हैं 1n2 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू हो जाएगा 1/sin C। यही है हमारा क्रांतिक कोण। हो गया मक्खन? ठीक, तो आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी इस चैप्टर की लास्ट थ्योरी की क्लास होगी। उस क्लास में हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो क्रांतिक कोण पर ही डिपेंड था, इसीलिए मैंने क्रांतिक कोण आज पढ़ा दिया। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उसके कुछ उदाहरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण बताऊंगा जो लगभग आ जाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और उसके बाद हमारा आता है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, वो ये कल की क्लास बहुत लंबी क्लास हो सकती है, लगभग 1 घंटे की क्लास। उसमें मैं आपको इस चैप्टर की सारी थ्योरी खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमारा एक चैप्टर, एक थ्योरी, एक वो न्यूमेरिकल की क्लास आएगी। न्यूमेरिकल की क्लास खत्म होने के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, लेंस। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।